नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव मैथ ट्रिक क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे बेटा। और वीडियो अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है नील, मिसिसिपी, राइन या रोन। तो विश्व की जो सबसे व्यापारिक जो व्यस्त नदी है वो आपकी है राइन। ठीक है, ये सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहलाई जाती है। ये चीन से होती आती है। ठीक है ना, ये चीन में सबसे बड़ा जल मार्ग भी बनाती है। ठीक है ना, सबसे बड़ा जल मार्ग यही नदी जो है बनाती है। ठीक है, और नील नदी आपकी जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है सहायक नदी की सबसे बड़ी कौन है? नील नदी विश्व की। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बांग्लादेश में किस नदी को पनाह के नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता या कोसी। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका गंगा के साथ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन होगा आपके सामने, परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, फेराडे ने या बोर तथा रदरफोर्ड ने या बोल्टा ने। तो परमाणु जो संरचना का जो आपका मॉडल विकसित किया था वो आपका जो बोर और रदरफोर्ड ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, परमाणवीय नाविक किसने खोजा था? परमाणवीय जो नाविक की खोज की थी वो किसने की थी? तो अभी जो बताया था पीछे, परमाणवीय नाविक की जो खोज की थी बेटा वो आपकी रदरफोर्ड ने की थी। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁵ ये -5 मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसका जो आकार होता है बेटा वो आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका आपका जो है वो डी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, क्या ठीक हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति, शूद्रक या कालिदास या ताराशंकर। तो रघुवंशक की जो महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो आपके जाएंगे कालिदास। कालिदास जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। मिलिंद पन्हो, ठीक है, राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये जो है नागासेन है। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में या जनवरी फरवरी में। तो खरीफ की जो फसल जो काटी जाती है प्यारे बच्चों वो आपकी काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटी जाती है। ठीक है ना, और जो आपकी जो रबी की फसल होती है वो आपकी कब काटी जाती है? मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, रबी की फसल में आपका गेहूँ, चना और ये सब चीज़ आती हैं। ठीक है, और जौ और इसमें जो आती है खरीफ की फसल में जो आपकी आती हैं वो धान वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये अक्टूबर नवंबर में कटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, किन महीनों में रबी फसल की बुवाई होती है? किन महीनों में रबी फसल की बुवाई की जाती है? तो रबी फसल की जो बुवाई की जाती है बेटा वो आपकी जो की जाती है किसमें? आपका अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है ना, अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 10 है, निम्न में कौन सी जायद फसल का उदाहरण है? जायद की फसल कौन सी है? कपास, गेहूँ, सरसों या तरबूज। तो जायद की जो फसल होगी प्यारे बच्चों यहाँ पर वो तरबूज के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा।
जायद की फसल जो होती है बेटा, इसमें मैंने कुछ आपका नोट्स लिखा है, उसको नोट कर लीजिएगा। जो जायद की जो फसल होती हैं वो तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है इनमें। ये उत्तर भारत में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। ये मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं। इन जो फसलें हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग और उड़द और ये सूरजमुखी, ये इत्यादि फसल हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? शनि, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी? तो सबसे कम समय में जो चक्कर लगाता है सूर्य का वो आपका बुध है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। विश्व के सबसे छोटे दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूरोप, अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया में अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के जो सबसे छोटे महाद्वीप हैं वो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कल सुबाई, दोदा बेटा या अनाईमुड़ी या अन्नमलाई, कौन सी सबसे भारत की जो प्रायद्वीपीय है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका जाएगा सी के साथ, अन्नाईमुड़ी जो है सब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या आपका हिमाचल प्रदेश? जो नेलांग घाटी है, तो नेलांग जो घाटी है आपकी वो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर होगा 15। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं? तो जो नीली क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 की तरफ। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लोम मिट्टी या कोई नहीं? तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो मिलता है वो आपका लोम मिट्टी से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर, दक्षिणी तट पर या पश्चिमी तट पर? तो जो डार्लिंग श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया में वो आपका दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक कर लीजिएगा, दक्षिणी पश्चिमी तट पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन कौन से हैं? लीबिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, इथोपिया या जिबूती या अंगोला, इथोपिया या सवाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ जाएगा। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया एक उदाहरण है? हाइड्रोजन बम, नाभिकीय बम, परमाणु ऊर्जा उत्पादन या परमाणु और हाइड्रोजन बम? तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रतिक्रिया है वो किस में होती है? तो वो आपकी होती है आपकी हाइड्रोजन बम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये भी ठीक है। आपका दृष्ट धारा और सर्वाधिक विद्युत धारा, विद्युत मोटर से विद्युत मोटर के प्रकार हैं। विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा का द्वारा संचालित होते हैं। यह विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतः क्रिया के माध्यम से काम करता है। बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा।
तो इसका जो गलत होगा इसमें, विद्युत मोटर आपका केवल दिश धारा द्वारा संचालित होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम का नियम किस किस के बीच संबंध करता है? विद्युत धारा, विद्युत आवेश, या विद्युत आवेश या समय, या विद्युत धारा या विभवांतर, या विद्युत आवेश या आपका विभवांतर। तो V बराबर आपका IR होता है बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध होता है आपका। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, 21वें का जो होगा वो विद्युत धारा और आपका विभवांतर के बीच में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 80 ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन का तीसरा नियम जो है किसके लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, या फिर बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा बच्चों, इसमें जाएगा आपका अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सी ठीक हो जाएगा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? कौन सी किरणें जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो किरणें, या फिर आपका परावैंगनी किरणें। तो जो ऑप्शन है आपकी, जो किरणें हैं वो एक्स किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, परावैंगनी किरणें ओजोन लेयर से आती हैं, जो कि स्किन कैंसर का कारण बनती हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो आपका जो जाएगा वो एक्स किरणों के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य या आयाम। तो तरंग की जो विशेषता नहीं है वो है माध्यम। ठीक है, आवर्ती में चलती है, तरंगदैर्ध्य और आयाम। ठीक है, ये सही ऑप्शन है इसके, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए ठीक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियकरण, आसवन, क्रिस्टलीकरण, या फिर आपका ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो आंसर जाएगा निष्क्रियकरण, यानी कि ये आपका केमिकल चेंज में आता है। ठीक है ना, केमिकल चेंज में आता है। ठीक है, समझ गए नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? लवोसियर, डाल्टन, जोसेफ प्राउस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डिसाइड किया था, तो ये किया था आपका डाल्टन ने, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 27, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? यानी कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, क्रोमियम, कार्बन, या जस्ता। तो लोहे को कठोर बनाने के लिए जो आपकी धातु यूज होती है वो होती है कार्बन। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। 28 में देखिए, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो तो भात्म कक्षा में रह सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जिससे जो वो भान्तम कक्षा में रह सकता है, 1, 5 या 7 या। तो इलेक्ट्रॉन की भान्तम जो अधिकतम संख्या जो पाई जाती है, जो बाह्य कोश में जो मिलती है वो आपकी मिलती है 8। ठीक है, और जो पहले कोश में मिलती है वो मिलती है 2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 29, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? गैस का आयतन जो है वो गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम कौन सा है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, या ये लुसाक का नियम। तो ये जो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो जाएगा बॉयल के नियम के साथ। ठीक है ना, जो बॉयल का नियम होता है वो गैस के आयतन और गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? OH आयन सांद्रण में कमी, या OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि, या OH प्लस आयन सांद्रता में कमी, या OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि।
तो बेटा एक बात बता दें, आपका जो एसिड होते हैं बेटा, एसिड जो आपका होता है, एसिडिक जो होते हैं वो आपका 0 से लेकर 6 के बीच में होते हैं, और 7 आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जो 7 से ऊपर होते हैं, 7 से ऊपर जो होते हैं आपके 14 तक, वो आपके जो होते हैं वो बेस होता है, क्या होता है, बेसिक होते हैं। तो इसमें जो आपका जो बोल रहा है, अब इसमें एक बात और बताएं हम आपको, जो आपका एसिड होगा, वो एसिड जो होगा, एसिड जो होगा वो आपका हमेशा H+ आयन देता है, ठीक है ना। H+ आयन मिलते हैं आपको इसमें। और आपका जो बेस होता है, वो बेस जो होता है वो आपका OH- आयन देता है। तो OH- आयन, तो OH कहाँ पर है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी था। तो आगे इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इसमें आंसर आराम से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 31। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिलीन और सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, हेलोजन के नाम से, या एक्टिनाइड के नाम से, या संक्रमण तत्व के नाम से, या दुर्लभ मृदा के नाम से। तो इनको जो जाना जाता है वो हेलोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक इसके ही नाम है, इसमें ही सभी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन, ठीक है ना, ये हेलोजन के ही नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 32। निम्नलिखित 4 तत्वों में से किन तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व है जो इनमें से अलग है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम या गैलीलियम, ठीक है ना। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर सी के साथ जाएगा, पोटेशियम, यानी कि आपका के होता है इसका प्रतीक पोटेशियम का, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, केंद्रक और कोशिकाओं के बीच में, कोशिकाओं के बीच में, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच में, या वसाओं और ऊतकों के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोशिका से क्वेश्चन जरूर मिल जाता है कोई सा। तो जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा, वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बताइएगा। एपिडर्मल ऊतक, तंत्रीय ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक या जटिल ऊतक। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जटिल ऊतक के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 35। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, प्रजनन, प्रोटीन के अनुक्रम के परिवर्तन, या नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के परिवर्तन, या हार्मोन के एंजाइमों के रिसाव के कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है ये। तो जो आपका जो जीन उत्परिवर्तनी है वो आपका नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो आपका सी के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, अकशेरुकी प्राणियों में कौन शामिल नहीं है, एरेक्विड, कीट, सरीसृप या मोलस्क प्राणी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सरीसृप के साथ में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, रेडियोग्राफ, माइक्रोस्कोप या इंडोस्कोप, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें जो आपका यंत्र यूज होता है वो आपका होता है इंडोस्कोप, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38वां। किसी आजगम जोड़ यानी कि मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है, यानी हड्डियों के बीच में जो पदार्थ आपका एक लिक्विड पदार्थ मिलता है, स्नेहक पदार्थ, वो क्या होता है, साइनोवियल द्रव, या एमनियोटिक द्रव, या इंटरस्टिशियल द्रव, या सेरेक्रो स्पाइनल द्रव। तो जो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, जो दोनों हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला है वो साइनोवियल द्रव होता है, जो हमारी हड्डियों का जो जोड़ होता है, जो मूवेबल मतलब कि जो मूव कर सकते हैं,
जैसे आपका पहुँचेगा कोहनी का होता है, तो इसमें जो होता है साइनोवियल द्रव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, साइटोकानिन या थायरोक्सिन? तो जो आयोडीन होती है वो इंसुलिन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। रिकेटस रोग जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है ना, और एक की वजह से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है, और इससे बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना, इससे स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तीन चारों के आप लिख लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका विटामिन डी। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? सूरज की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है। सूरज की रोशनी सुबह सुबह की आप लीजिएगा तो विटामिन डी आपको उससे मिलती है। और विटामिन ए का स्रोत आपका सबसे ज़्यादा गाजर को मानते हैं, तो गाजर जो है विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। और विटामिन सी आपका होता है आंवला, सबसे अच्छा जो माना जाता है वो आंवला को माना जाता है विटामिन सी का स्रोत को, ठीक है। तो इसके जो ये भी आप जानकारी लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 41, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? बैक्टीरिया होता है यानी कि इन्फेक्शन होता है अंदर, एंटीजन, एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स या आपका एस्प्रिन, कौन सी आपकी इलाज के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो जब आपका बैक्टीरिया फैलता है, तो जब आपका इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक आपका दी जाती हैं इन्फेक्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? न्याय, वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता या लखनऊ? तो जो IRDA का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका हो जाएगा हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो जो आपका दाल का उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस फसल की करनाल वंट एक बीमारी है? यानी करनाल वंट जो बीमारी है किस फसल में होती है? धान की, मटर की या राई की या गेहूं की? तो जो करनाल जो वंट है वो आपकी गेहूं की एक बीमारी है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? चावल, मक्का, गेहूं, सरसों, चना या जौ, मक्का, चावल या बाजरा, चना, चावल? रबी की फसल जो है कौन कौन सी होती हैं? तो आपकी गेहूं, सरसों और चना ये तीनों एक साथ उगाई जाती हैं, तो रबी की फसलें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है, धान की, मटर की, मसूर की या गेहूं की? तो पूसा, सिंधु और गंगा जो आपकी प्रजाति हैं वो आपकी गेहूं की प्रजाति हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क, जिसमें विचार करते हैं, सोचते हैं, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या सेरिबेलम? तो जो मानव मस्तिष्क का जो भाग है जो जिसमें विचारों का संग्रह होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? आगे वाला अग्र मस्तिष्क होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक से देख लीजिएगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या इतनी है, परमाणु द्रव्यमान इतना है, तो इसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या जो निकालते हैं
हम बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु संख्या जो है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 23 में से हम क्या घटाएंगे, 11 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए के साथ जाएगा 11 12, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सॉरी डी के साथ जाएगा 11 12 और 11, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, विन्यास के द्वारा, या परमाणु क्रमांक के द्वारा, या परमाणु द्रव्यमान के द्वारा, या परमाणु भार के द्वारा। तो जो तत्वों की प्रकृति ज्ञात की जाती है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण की जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट के साथ में। कल आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।